नमस्कार आप सभी का। दो पल से मैं वैभव फिर से आपके बीच हूँ, एक और कहानी के साथ, एक और उपन्यास के साथ। उपन्यास का नाम है एक नदी दो पार्ट। एक नदी दो पार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि एक नदी के दो किनारे। गुलशन नंदा साहब की किताब है और बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत खूबसूरत। जिस खूबसूरती से मैं आपको बता रहा हूँ उतनी ही खूबसूरत किताब है, शायद उससे ज्यादा खूबसूरत है। और गुलशन नंदा साहब ने, जैसा कि उस किताब में मेंशन है, 52 उपन्यास करीब लिखे हैं, बहुत पुराने उतर रहे हैं। उस किताब पे जो मूल्य डला हुआ था वो 6 रुपए था मात्र। तो इतनी पुरानी वो किताब है। तो मैं आप सभी को बस उन किताबों से रूबरू करवा रहा हूँ जो बहुत मायने रखती है जिंदगी में। शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिंदगी में थोड़ा ही सही लेकिन बदलाव लाते, निजी तौर पर हो या फिर बाहरी तौर पर देखें, अपनी अंदर की दुनिया में बदलाव आता है उस चीज से। तो किताब की बात करते हैं, एक नदी दो पार्ट। एक नदी के दो पार्ट को कैसे मिलाना है वो एक इंजीनियर बहुत अच्छे से जानता है। एक नदी जो होती है, एक नदी के जो दो किनारे होते हैं, वो जीवन भर एक दूसरे को देखते रहते लेकिन कभी मिल नहीं पाते। लेकिन इंजीनियर जो है ये कर सकता है। ये मुमकिन है कैसे? एक पुल के माध्यम से। इसमें उसी कहानी को लेकर किरदार को गढ़ा गया। जो हमारा मेन जो मुख्य पात्र है वो है विनोद। कहानी शुरू होती है रंगून के हवाई अड्डे से, जहाँ कलकत्ता जाने वाला जहाज खड़ा हुआ है। और जहाज से बाहर देखते हुए हमारा विनोद जो है, कि जो सेना में है इंजीनियर के तौर पर, वो बाहर देखते हुए कहीं खो जाता है। 3 साल पहले उसे वो रात याद आ जाती है जब उसे धोखा दिया गया था। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन जिसको उसे दिखवाया गया था कि इससे तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई, किसी और से हुई, बहुत काली सी लड़की। तो ये बात उसमें आई और विनोद को बड़ा धक्का लगा उस चीज से। विनोद ने अपना तबादला करवा लिया, विनोद ने अपनी जगह बदल ली, विनोद उस जगह को छोड़कर चला आया। अब जब कुछ समय बाद उसको लगा कि कामिनी उसे छोड़ देगी, कामिनी नाम था लड़की का जिससे उसकी शादी हुई, तो कामिनी उसको छोड़ देगी, उसे लगाई। लेकिन कामिनी एक दिन जब विनोद अपने काम से लौट रहा था तो कामिनी को देखा और चौंक गया। कामिनी जा ही नहीं रही थी, लेकिन विनोद को एक दिन बहुत गुस्सा आया, बहुत तेज में उसने सुधा को बाहर निकाल दिया। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बाहर जो है बादल गरज रहे थे। उसे अपने कुत्ते का ख्याल आया जो भीग रहा था, ठंड में जम गया था बिल्कुल। जब उसको एक ख्याल आया, उसने उसको अपने पास बुलाया, तो उससे एकदम से कामिनी का ख्याल आया कि उसने कितनी देर से उसको बाहर निकाला हुआ है, वो भी जम गई होगी इसी तरह। जब वो बाहर गया तो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, बस यही कह रही थी, मुझे माफ कर दो विनोद, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। और अचानक उसके मन में जो है उसके लिए प्यार शुरू होता है। और कुछ ही समय बाद जो होता है, उसे सेना से एक लिफाफा आता है, डाक आता है कि उसकी जरूरत है इंजीनियर के तौर पर, उसे जाना हो। और जाते जाते कामिनी उसको एक खुशी दे देती है कि एक नन्हा आने वाला है। 3 साल बाद फिर वो लौटाता है उसी जहाज में वापस, ये 3 साल पहले जो चला गया था वो। उसके बगल में आकर एक लड़की बैठी थी जब वो जहाज में बैठी। नाम था माधवी बर्मन। उसके पिता भी इसी में थे और आसाम में उनकी बर्मन की पूरी खेत था जहां वो चाय उगाते। जहाज जो है किसी खराबी की वजह से आसाम में रोक दिया गया, सभी को उतारा गया। और दोनों की इतनी बात हो चुकी थी माधवी और विनोद की कि ये दोनों घूमने निकल पड़े पहाड़ियों पर, आसाम की पहाड़ियों पर। आसाम में उसने विनोद को बर्मन स्टेट दिखाया, चाय की खेती दिखाई, और इन सबको देखकर उसे अच्छा भी लगा। और जब माधवी ने विनोद से पूछा था कि लगता है कि आप बहुत सालों बाद भारत जा रहे हैं, ऐसी खुशी तभी होती है जब कोई इंतजार करने वाली हो, तो विनोद ने जो है झूठ बोल दिया कि अभी तक तो मैं इस बंधनों से जो है स्वतंत्र हूँ। सबसे बड़ा झूठ, शायद उसे नहीं बोलना चाहिए तो उसने बोल दिया, शायद जो धोखा हुआ था उसे पूरा करने के लिए। तो हाँ, कहानी यहाँ तक आई, असम तक, और दोनों का जहाज जो है छूट जाता है। वो पहले तो बहुत कोस रहे होते हैं और खुश भी होते कभी, और कभी कोस रहे होते किस्मत को कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब अगले दिन अखबार में खबर पढ़ते हैं कि वो जहाज जो है क्रैश हो गया, तो उन्होंने पढ़कर शुक्र मनाया कि चलो अच्छा है भाई, हम उस जहाज को छोड़ दिए थे, हम उसमें नहीं बैठे। क्योंकि दोनों की फोटो छप चुकी थी और फोटो में लिखा मृत घोषित आ गया था। कामिनी जब ये सुना कामिनी ने, तो वो भी बहुत बेहोश हो गई, हताश हो गई। वो सोच रही थी कि इतना सब कुछ वो कैसे बर्दाश्त करेगी, इतना सब कुछ वो कैसे झेलेगी, अपने नन्हे को कैसे पालेगी, इतनी सब जिम्मेदारियां उस पर आ गई। और जब एक औरत अकेली हो जाती है एकदम से, तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारा समाज जो है उसको कोसने आ चीज। तो ये सब भी माधवी के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ कामिनी के साथ बहुत। माधवी के साथ विनोद जो है उसके यहाँ जाता, बहुत जिद करी माधवी ने, तो विनोद चल पड़ता है, लाहौर चल पड़ता है। और एक दिन खबर आती है माधवी को कि उसके पिता नहीं, हमले में, महायुद्ध में। वो अकेली पड़ गई अपने चाचा के साथ। उसके चाचा को विनोद पसंद था, माधवी को भी विनोद पसंद था, शादी की बात चली। फिलहाल तो उसने कुछ, विनोद घर चल दिया। लेकिन कामिनी के घर के अंदर जाने से पहले उसे अपना नन्हा मिला बा। उसने उससे बातचीत की और बाहर से उसने देखा कामिनी रो रही है, उसकी तस्वीर पर सिर टिकाए। पता नहीं विनोद के मन में क्या ख्याल था कि उसने लौट जाना सही समझा। वो लौट गया वहां से और बिना बताए सब कुछ, और कामिनी की जिंदगी को हमेशा के लिए अधूरा छोड़। माधवी और विनोद की शादी हो जाती है, दोनों बर्मन स्टेट को संभालने लगते हैं, असम की चाय की खेती को संभालने लगते हैं। यही सब हो रहा होता है। और एक विलियम नाम का जो है मैनेजर है, जो कि है तो हिंद, मतलब है तो अंग्रेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी की ज्यादा बढ़ाई करता है उस चीज। तो एक खबर ये भी मिलती है जहां वो रुके होते हैं विनोद और माधवी, की उसमें किसी का कत्ल हुआ था, तो वहां जाना अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है, वो बहुत गलत हो सकता है वहां कुछ भी। लेकिन गुसल खाने में एक दिन विनोद
केथू को पकड़ लेता है जिसने उन अंग्रेजों को मारा था उस घर में। ये अफवाह फैला दी थी कि वहाँ रुकना बहुत खराब हो सकता है आप सभी के लिए। तो केथू ने ये सब कहानी बताई कि उन पर अत्याचार होते हैं, इसलिए उसने ये सब किया। और केथू की बहन है रजनिया, जिससे भी विलियम जो है बहुत तंग करता था। तो रजनिया के साथ मिलकर विलियम को एक दिन इन्होंने हटवा दिया मतलब कत्ल नहीं करवाया, हटवा दिया मतलब कि इतना गांव वालों की नजरों में गिरा दिया कि वो चुनाव ना लड़ पाया आगे। विनोद जहाँ रह रहा था वह ब्रह्मा नदी थी और वो बांध जो है वहाँ है नहीं बांध कोई भी। तो ब्रह्मा नदी जब एक दिन बाढ़ आई तो सारे खेत खा गई विनोद के, सब कुछ तहस नहस हो गया। और जो सारे गांव वाले थे वापस विलियम के साइड में चले, उसके फेवर में हो गए, क्योंकि उन्हें सहारा चाहिए था, उन्हें खाना चाहिए था, उन्हें घर चाहिए था, उन्हें सब कुछ चाहिए था। और विनोद की साइड उन्होंने छोड़ दी। विनोद को ये बहुत कुछ लगा कि उसे बांध बना, उस पर बांधना चाहिए। इतने बांध उसने बांधे थे, इतने पुल उसने वहां लगाए थे जिंदगी में अपनी, इंजीनियर था वो, तो उसने ठान लिया था वहां बांध बांधने की। एक दिन सुनता है कि उसका सपना सच होने जा रहा है। कोई हिंदू लोग आए हैं और कोई भारतीय आए हैं और कोई जो है अंग्रेज हैं। भारतीयों में एक नाम व्यक्ति था, युवा व्यक्ति रमन की जो है विनोद से बहुत बनने लगी थी। और रमन ने उसको विश्वास दिलाया था विनोद को कि वो जो है उसकी सिफारिश आला कमान को करेगा। तो दिल्ली में उसे बुलाया गया विनोद को और उसकी सिफारिश पे ये मान लिया गया और बांध बनाने की जिम्मेदारी जो है विनोद और रमन को दे दी गई। ये दोनों के हाथ में आ गई ये चीज। बांध बन रहा है, तैयारियां हो रही है। और एक दिन अचानक दिल्ली में जब वो जाता है विनोद, तो उसे रमन अपने घर बुलाता है। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तब उसे पता चलता है कि कुछ गलत होने वाला है। जब वो घुसता है तो सामने उसकी अपनी तस्वीर टंगी होती है युवा की, मरा हुआ। ये वही घर था कामिनी का। रमन जो है कामिनी का बेटा है। रमन वो पुल बनेगा कामिनी और माधवी के बीच। तो इतना कुछ होने के बाद जो इतना सब किरदार चला, विनोद हक्का बक्का रह जाता है इस चीजों को देखकर कि इतनी घनिष्ठता होने के बाद ये सब क्यों हो रहा है, इतने सालों ये उजागर नहीं हुआ और अब ये क्यों हो रहा है, शायद यही मंजूर है विधाता। तो वहां से गिर जाता है, उसको चोट आती है और लौट जाता है बिना बताए। कामिनी को पता चल जाता है कि ये विनोद आया था, क्योंकि उसने बेहोशी की हालत में विनोद को देख। एक समय बाद कामिनी भी वहां आ जाती है जहाँ विनोद वगैरह रह रहे होते हैं, वहीं रमन के पास आ जाती है, रमन के साथ रहने लगती है। कामिनी ने कभी उसको नहीं बताया कि विनोद जो है उसका असली बाप है, लेकिन एक दिन बहुत ऐसी आन पड़ी कि उसे बताना पड़ा। और माधवी जो उसका बैग लौटाने गई थी, उसने भी ये सब सुन लिया कि विनोद उसका पिता है। उसने दोनों को, कामिनी को और माधवी को, दोनों को धोखा दिया है। रमन को बड़ी टीस उठी है सब देखकर। बांध जो है काफी तैयार हो चुका था। एक दिन ब्राह्मणी नदी में बाढ़ आई और बांध सब कुछ ले जाने वाला था, लेकिन उससे पहले रमन और विनोद की बात हुई थी। तो विनोद ने रमन को कहा था कि तुम वो पुल बन सकते हो विनोद। और रमन ने कहा था कि जो नदी होती है उसके दो किनारे होते हैं, वो किनारे एक दूसरे को जिंदगी भर देखते रहते लेकिन मिल नहीं पाते। तो विनोद ने कहा था तुम बुद्धि से काम लो, तुम युवा हो, तुम इंजीनियर हो, तुम सोचो कि एक दो किनारों को कैसे मिलाया जा सकता है एक पुल के द्वारा। तो पुल शायद तुम ही हो विनोद। और जब बाढ़ आई तो विनोद ने चाबियां लेकर, जो जंगले लगे हुए थे बाढ़ जो बांध के नीचे, उन्हें खोलने का प्रयास किया। बिजली थी नहीं, हाथों से खोलने को गया और किसी को जाने नहीं दिया, अंदर से चाबियां लगा ली। और सारा जब ये किस्सा समाप्त हुआ, बाढ़ रुक गई, सब सही हो गया, तो विनोद का कहीं इतना पता नहीं था, विनोद जा चुका था इस दुनिया से, सिर्फ चाबियों के गुच्छे मिले। और विनोद की जो बात थी पुल वाली, ये रमन के मन में आ रही थी। माधवी कुर्सी पर बैठी रो रही थी, कामिनी भी अपने आप को संभाल रही थी, और कामिनी और रमन ने मिलकर माधवी को संभाला। और ये यही समाप्त हो जाती है कहानी जो है हमें शिक्षा तो देती है कि इस पर मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि सोचता हूँ कि आदमी गलतियां करने के बाद भी उसको ढांपने के लिए बहुत कुछ सोच लेता, और यूनिवर्स ऐसा बना है कि सबको मिलाने वाला है। तो आपकी जो गलतियां हैं आप तक लौट आती हैं, वो कैसे भी आपके जो बहुत आपके करीबी रिश्ते हैं वो छिन जाएंगे उस चीज से। तो 100 दफा सोचना चाहिए उस बार। और बहुत खूबसूरत बात लगी मुझे कि उस बौद्धिकता से उस गुलशन नंदा साहब ने उस चीज को सोचा, और कितनी बड़ी बात कही कि नदी के किनारों को कैसे मिलाया जा सकता है, पुल के द्वारा मिलाया जा सकता है। तो कोई तो आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, आपको कभी याद आता हो कि उसने एक पुल का काम किया है, तो उससे ये जरूर भेजे, ये किताब उसे पढ़ने के लिए जरूर कहें, शायद मिल जाएगी, मेरा ख्याल है मिल जाएगी अमेज़न। इस किताब की लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाइए और उसको पढ़िए, क्योंकि गुलशन नंदा की अधिकतर किताबें शायद पढ़नी ही चाहिए लोगों को। मुझे अभी तक, मैंने बहुत अरसे पहले इस किताब को पढ़ा था, शायद 2 या 3 साल पहले, और अचानक मेरे सामने आई तो मैंने इसको रीड किया और मैंने चाहा कि मैं आपके समक्ष इस किताब को रखूं, एक नदी दो पार्ट। तो
जीवन की सच्चाई ये है साहब कि आपकी ज़िंदगी में न जाने कितने किरदार घूम रहे हैं और कौन-सा किरदार कब उजागर हो जाएगा, उसकी असलियत या नकलियत कब उजागर हो जाएगी आपके सामने, आप नहीं जानते। ज़िंदगी जो है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ले लेगी, समझ रहे हैं आप? कि ज़िंदगी बहुत कुछ समेटे हुई है अपने अंदर। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस चीज़ की, लेकिन आप एक नदी दो पार्ट को ज़रूर पढ़िए, गुलशन नंदा साहब को पढ़िए और मेरा ख़्याल है कि आप अपने अंदर झाँक पाएँगे उस चीज़ को पढ़कर। सब अपनी-अपनी नज़रिए से सोचते हैं, सबका अपना-अपना ढंग है सोचने का, लेकिन ज़रूरत है किसी एक सबसे हटकर भीड़ से अलग एक अलग दिशा में सोचने। तो बस आप सोचिए, हम जल्दी मिलेंगे अगली किताब के साथ। या वो किताब होगी तमस, या किताब हो सकती है वरदान, या वो किताब हो सकती है जो आप हमें बताएं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी किताब है जिसकी आप में उलझन है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, खरीदें या ना खरीदें। तो जब मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा तो आप शायद समझ जाएंगे, या जब समरी दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। खैर ये आपका निजी फैसला होता है, लेकिन फिर भी आपको ऊपरी तौर पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, बजट आ चुका है और लेकिन हंसना आप मत भूलिए, क्योंकि मुस्कुराने पर अभी भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है यूनियन बजट में भी। तो आप हंसना मत भूलिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगा अगली किताब के साथ। 2 पल से मैं वैभव आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।